हे गुड मॉर्निंग। ये है हमारा अनदर सेशन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 का। एंड जो ये सेक्शन 3 है हम इससे पहले कवर कर चुके हैं सेक्शन 2 एंड 1। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि डोमेस्टिक वायलेशन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कि डोमेस्टिक वायलेशन किस किस तरीके से हो सकता है। हाँ, आप लोग आमतौर पर जानते हैं कि हाँ फिजिकल तरीके से हो सकता है, लेकिन इसके और भी अन्य रूप है जिसके अंदर हो सकता है। और जो प्रत्येक रिस्पोंडेंट है वो मतलब ऐसा क्या करता है और क्या नहीं करता है कि इससे डोमेस्टिक वायलेशन हो जाता है ना। तो सबसे पहले ये है कि अगर जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो एग्रीड पर्सन है, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है या फिर ओमिशन करता है या फिर कोई कंडक्ट करता है तो उससे भी डोमेस्टिक वायलेशन हो जाता है। उसके बाद हो गया है कि उसको मतलब हार्म करता है, इंजरी पहुंचाता है, उसे फिजिकल हो गया है या फिर वर्बल हो गया है, वर्बल हो गया, इमोशनल हो गया है या इकोनॉमिक, किसी भी तरीके से उसको डोमेस्टिक वायलेशन कर सकता है रिस्पोंडेंट। जैसे कि मोस्टली इसका एक तो फिजिकल हो गया है, वर्बल हो गया है, इमोशनली हो गया है एंड सेक्सुअली अब्यूज हो गया है, इकोनॉमी तरीके से। ये तो मोटे मोटे तरीके है ना। तो आओ हम डायरेक्ट रीड करते हैं। For the purpose of this act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violation in case। इसमें shall वर्ड यूज कर रखा है कि ये जो बता रखा है इसमें एक्ट, ओमिशन, कमीशन, तो इन सब से एक डोमेस्टिक वायलेशन बन सकता है। ओके, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ए, हार्म्स इंजरीज टू and dangers to health, safety, life, limb, well-being, whether mental, physical, of the aggrieved person and tend to do so and include causing physical abuse, sexual abuse, verbal, emotional abuse and economic abuse। इसमें ये बोला गया था कि अगर आप ऐसी कोई भी इंजरी करते हो या आपको हार्म पहुंचाते हो जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर, उसकी सुरक्षा पर, उसकी लाइफ पर, उसके लिम एंड वेल बीइंग, मतलब वेल बीइंग का मतलब कि अच्छे से जो उसकी जो विकसित हो रही है उसके ऊपर किसी मेंटल हेल्थ हो गया है, फिजिकल हो गया है, और इन सब पे प्रभाव पड़ता है। और इसके अंदर इंक्लूड होती है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल, इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमी अब्यूज हो गया है। उसके बाद है बी पॉइंट, इसमें बोला गया था कि हरेस हो गया है, हार्म्स, इंजरीज और डेंजर्स द अग्रीव्ड पर्सन विथ ए व्यू टू cause her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other properties or valuable security। इसका मतलब ये बताया जाता है कि अगर आप उसको इंजरी पहुंचाते हो, एग्रीड पर्सन को हार्म करते हो, या तो उसको करते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन है जो उससे इंटरेस्ट रखता है। जैसे कि अगर मैं एग्रीड पर्सन हूँ तो मैं या फिर मेरे से संबंधित कोई भी बंदा है, उसको उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। या तो इसमें क्या होता है ना कि अगर और दूसरी बात बताई गई है कि आप उसे अनलॉफुली डिमांड कर रहे हो, किस चीज का, डोरी हो गया, अदर प्रॉपर्टीज हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज हो गया। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डोरी की मांग कर रहे हो, आप कोई भी चीज अगर अनलॉफुली मांग रहे हो, उसके पेरेंट्स से मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे कि आप उससे मतलब ये सारी चीजों के लिए, किसके लिए, डोरी के लिए हो गया है, और कोई प्रॉपर्टी हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया, इन सब के लिए आप उसको क्या करते हो, उसको उसके साथ में घरेलू हिंसा करते हो। उसके बाद बोला गया था कि सी पॉइंट हैज द इफेक्ट क्रिएटिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन क्लोज ए और क्लोज बी। इसमें चीज बोला गया था कि उस जो महिला है, जो एग्रीड पर्सन है या उससे संबंधित कोई भी पर्सन है, उसके साथ मतलब उनके साथ में कोई ऐसा आचरण करते हो, जो व्यवस्थित व्यक्ति के साथ में कोई ऐसा आचरण करते हो जो कि ए और बी, इसमें ए और बी के बारे में बताया गया था, जो सारी जो ऊपर वर्णित है वैसा कुछ करते हो उससे संबंधित या उसके ऊपर। इसका डी पॉइंट है अदरवाइज इंजरी और कोज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन। इसमें ये चीज बोला गया था कि इसके अंतर्गत है कि वो उसको फिजिकली और मेंटली और मतलब उसको हार्म करता है, इंजरी करता है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन। जो इसका मतलब है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण बताया गया है।
तो पहले इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है। अब तक ये बताया गया था कि डोमेस्टिक वायलेशन किस किस तरीके से होता है। इन्होंने 3-4 तरीके बताए। कौन सा? फिजिकल अब्यूज बता दिया, सेक्सुअली अब्यूज और इंसल्ट, रिपीटेड थ्रेट वगैरह हो गया, इकोनॉमी अब्यूज हो गया ना। इसके बाद इनको एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि ये फिजिकल अब्यूज के अंदर भी कितना और इंक्लूड हो सकता है, ये चीजें बता रखी है। तो फिजिकल अब्यूज मीन्स एनी एक्ट, कोई भी कार्य, कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज टू कोज बॉडीली पेन हो गया, किसी को आप बॉडीली पेन कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, डेंजर टू लाइफ, जो कि उसकी लाइफ पर, उसके लाइफ पर, उसके हेल्थ हो गया है, एंड उसका जो स्वास्थ्य है उसके मतलब वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट हो गया, एग्रीड पर्सन एंड इंक्लूड असोल्ट हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। आप साथ में ये जो शब्द है ये आईपीसी के अंतर्गत है, ये शब्द यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है फिजिकल अब्यूज के अंतर्गत। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। सेक्सुअल अब्यूज होगा तो सेक्सुअली नेचर का होगा, दैट अब्यूज, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो आप उसको, अदरवाइज वायलेट टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप सेक्सुअली सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हो तो उसको बेइज्जत कर रहे हो या फिर उसको डिग्रेड कर रहे हो, उसके साथ में एक मानवीय व्यवहार करना चाहिए जो कि आप नहीं कर रहे हो। उसके बाद है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। वर्बल में क्या होता है ना कि आप मौखिक रूप से, देखो जैसे कि मैंने जितना अब तक जाना है, मोस्टली जो वर्बल अब्यूज, वर्बल है, इमोशनली है, इनको ये कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा में बहुत सारे लोग इनको काउंट नहीं करते कि ये तो हम नॉर्मली बोल दिए, लेकिन समटाइम तुम्हारा जो वर्बली अगर इमोशनली तुम कुछ बोल रहे हो ना, ये भी घरेलू हिंसा के अंदर इंक्लूड होता है। ये चीज हम सब पढ़ रहे हैं, हमको पता चली थी, बट बाकी लोग कभी भी अगर आप किसी को नॉर्मली कुछ बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमने नॉर्मली बोला था, लेकिन समटाइम वो चीजें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है अगर आप साझेदारी में रह रहे हो तो। इंसल्ट हो गया है, रिडिक्यूल हो गया है, ह्यूमिलेशन हो गया है, नेम कॉलिंग हो गए, एंड इंसल्ट स्पेशली विथ रिगार्ड टू नॉट हैविंग ए चाइल्ड और मेल चाइल्ड। इसमें बोला गया था कि जो महिला है, जो मतलब एग्रीड पर्सन है, इसमें मतलब एक वाइफ की बात कर रही कि उसके अगर कोई बच्चा है, मतलब जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप उसको घरेलू हिंसा के लिए प्रताड़ित कर रहे हो। रिपीटेड थ्रेट हो गया है, कोज फिजिकल पेन हो गया टू एनी पर्सन इन whom द एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड। देखो इसमें बोला गया था कि एनी पर्सन जो एग्रीड पर्सन से में हितबंध है उससे। उसके बाद था इकोनॉमी अब्यूज। इकोनॉमी अब्यूज, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इकोनॉमी अब्यूज क्या होगा, लेकिन इकोनॉमी अब्यूज भी एक डोमेस्टिक वोलेशन के अंतर्गत आता है। इसमें होता है कि कोई भी चीज के लिए डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमी फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया विच द एग्रीड पर्सन। इसमें ये बताया गया था कि अगर आप कोई एग्रीड पर्सन है, उसके अंदर कोई भी हो सकता है, अगर आप उसको इकोनॉमी हो गया या फाइनेंस, मतलब जो एक घरेलू हिंसा के अंदर जो बेसिक नीड होती है, अगर आप उनसे ही उसको वंचित कर रहे हो, मतलब ऐसी कोई नीड नहीं है, मतलब कोई बड़ी डिमांड नहीं है, अगर आप एक साझेदारी में रह रहे हो, एक घरेलू नातेदारी के अंदर रह रहे हो, तो आपकी कुछ डिमांड होती है, आप उनसे वंचित कर रहे हो, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, एंटाइल्ड अंडर एनी लॉ और कस्टम। अगर वो किसी भी लॉ के अंदर एंटाइल्ड है या किसी कस्टम में, वेदर पेबल अंडर, या फिर उसको कोई भी सब पेमेंट देने के लिए एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट का ऑर्डर या अदरवाइज है, एग्रीड पर्सन रिक्वायर, या फिर उसकी एग्रीड पर्सन की रिक्वायर है आउट ऑफ नेसेसिटी इंक्लूडिंग। मतलब अगर आप घरेलू हिंसा में क्या है, अगर घरेलू नक्सली के अंदर रह रहे हो तो आपकी बेसिक नीड होती है, बट नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड हो गया है, नेसेसिटी फॉर एग्रीड पर्सन, एंड एग्रीड पर्सन को जरूरत है, उसके बच्चे हैं तो भाई बच्चों को भी जरूरत होगी। इफ एनी स्त्री धन, अगर उसकी कोई स्त्री धन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, जॉइंटली है, सेपरेटली है, ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, है पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू शेयर
हाउस होल्ड एनी मेंटेनेंस, मतलब उसका उससे संबंधित कुछ भी हो वो इसके अंतर्गत आएगी, इकोनॉमिक के अंदर आएगी वो सब। अगर आप इन सब से उसको वंचित कर रहे हो तो ये इकोनॉमी अब्यूज के अंतर्गत आएगा। फिर इसका बी पॉइंट है कि डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड हो गया है, इफेक्ट हो गया है। हाउस होल्ड मतलब जो उसका एक इसमें मतलब एक शब्द है चीज वस्तु का वहन, चीज वस्तु का वहन हो गया है, या फिर उसकी एनी एलिएशन ऑफ एसेट हो गया है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, वैल्यूएबल शेयर हो गया है, सिक्योरिटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया है, लाइक और अदर प्रॉपर्टीज इन विच एग्रीड पर्सन हैज एन इंटरेस्टेड, मतलब ऐसी कोई चीजें हैं मतलब जिनके अंदर वो एग्रीड पर्सन इंटरेस्टेड है, या फिर एंटाइल्ड टू यूज बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, है ना, और विच मे बी रीजनेबली रिक्वायर्ड, मतलब उसको युक्तिक रूप से जरूरत है, बाय द एग्रीड पर्सन हो गया, हर चिल्ड्रन और स्त्री धन, और एनी प्रॉपर्टी मतलब एनी प्रॉपर्टी जो कि जॉइंटली हो गया, सेपरेटली हो गया, उसके द्वारा हेल्ड किया जाता है। उसके बाद है सी पॉइंट, प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस रिसोर्स और फैसिलिटीज। इसमें बोला गया था कि उसको मतलब प्रोहिबिशन कर रखा है, रेस्ट्रिक्शन कर रखा है किसके लिए, रिसोर्स और फैसिलिटीज, मतलब कोई जो भी नीड होती है, हम घरेलू नशेदारी के अंदर हमें एक नीड होती है, बेसिक रिसोर्स की नीड होती है, फैसिलिटीज की जरूरत होती है, एग्रीड पर्सन जो कि एक व्यवस्थित व्यक्ति एंटाइल्ड होता है अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए। डोमेस्टिक इंजॉय का मतलब होता है कि हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे मैं भी अगर मैं अपने जैसे कि शादी होने के बाद ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई अनमेरिड लड़की है तो उसको भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, मतलब पैसों की भी नीड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों की नीड हो सकती है, तो आपको बेसिक नीड तो आपको उसको रिक्वायरमेंट तो वो तो पूरी करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए उसको रेस्ट्रिक्शन करता है। फिर है इसका एक्सप्रेशन 2, इसके अंदर बताया था फॉर द पर्पस डिटरमिनिंग वेदर एनी एक्ट ओमिशन हो गया, कमीशन, कंडक्ट, रिस्पोंडेंट कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेशन अंडर दिस सेक्शन और वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस सेल बी टेकन इनटू कंसीडर। देखो इसके अंतर्गत ये बता रखा है कि भाई अगर वो जो रिस्पोंडेंट है वो कोई ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है, कंडक्ट करता है, तो जो ये सब सारी चीज़ें एक डोमेस्टिक वायलेशन के अंदर इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक वायलेशन को कंसिडर होगी, उसके अंदर उसको घटित करेगी। तो ये टोटल मिलाकर हमारा सेक्शन 3 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा और फिर से रिपीट करवा देती हूँ इसके अंतर्गत कि इसमें बोला गया था कि जो भी प्रत्यर्थी हो गया, प्रत्यर्थी कोई भी हो सकता है, एक माँ, एक भाई हो सकता है, पति हो सकता है, पापा हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, सास हो सकती है, बहुत लोग हो सकते हैं। जो हीरल हरसोरा कुसुम नरोत्तम दास हरसोला, इस केस में बताया गया था कि पहले क्या बताया गया था कि अडल्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद मना किया था कि एनी पर्सन, ये सब एनी पर्सन के अंदर कोई भी इंक्लूड हो सकता है। इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है या कोई ऐसा लोभ किया जाता है या कंडक्ट होता है, आचरण होता है जिसके द्वारा किसी भी पर्सन को मतलब इन सब से एक डोमेस्टिक वोल्यूशन घटित हो जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि किन किन तरीके से डोमेस्टिक वोल्यूशन का फिजिकली हो जाता है, सेक्सुअली हो जाता है, वर्बल, इमोशनली, इकोनॉमी तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी कि आप उसको किसको कर रहे हो, ये सब एग्रीड पर्सन को कर रहे हो। उसके बाद बोला गया था कि आप उससे कोई भी ऐसी अनलॉफुली डिमांड कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, मूल्यवान प्रतिभूति मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, उसके किसी भी उससे मतलब जो भी उसमें क्या नाम से इंटरेस्टेड है वो जिसके उससे मांग रहे हो, और ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों को आप करने के लिए उसको में उत्पीड़न कर रहे हो, प्रपीड़ित कर रहे हो, उसको अपहानि कर रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो, ये सब मांग कर, ये सब बोल के, और ये सारी चीज़ें कंडक्ट से भी आ सकती है। फिर उसके बाद बोला गया था कि शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है। शारीरिक दुरुपयोग में ये बोला गया था कि आप अपने कार्य से, आचरण से ऐसी प्रकृति का है जिसके अंदर उसको शारीरिक पीड़ा होती है, अपहानि होती है, अंग स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है, या फिर उसको हमला करता है, आपराधिक अभित्रास हो गया है, और आपराधिक बल हो गया। फिर हो गया लैंगिक दुरुपयोग के अंदर, मैं ये सब अभी मैंने
इंग्लिश में रीड आउट करवा दिया, लेकिन मैं थोड़ा हिंदी में रीड आउट कर रही हूँ आपके लिए कि अगर कोई हिंदी के बच्चे हो जिनको समझ में नहीं आया। उसके बाद है लैंगिक दुरुपयोग। उसके बाद कि महिला की गरिमा का दुरुपयोग हो गया, जैसे कि आप सबके सामने उसको उसकी जो डिग्निटी है उसको उछाल रहे हो, अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, मौखिक और भावनात्मक हो गया, जैसे कि आप उसको गाली दे रहे हो, विशेष रूप से बच्चे वाला केस है कि अगर उसको लाइक लड़का नहीं हो रहा है। फिर आर्थिक दुरुपयोग में हो कि जैसे कि उनको बेसिक नीड है उससे भी आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, वंचित कर रहे हो। जो बेसिक रिसोर्स है, फैसिलिटीज़ है, उसको बच्चों को नीड है, या उसकी कोई भी ऐसी उसके शेयर है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो जॉइंटली हो, सेपरेट हो, इन सबसे आप वंचित कर रहे हो, तो इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इकोनॉमी का भी इसमें लोगों को लगता है कि इकोनॉमी किस तरह यूज करना है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और इतना कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसका ये चैप्टर 2 था। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, जो कि मैं कल स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।